चलिए, तो पॉलिटी की कक्षा में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, आप लोग के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व के बारे में। ठीक है, और इसमें क्या है, कौन कौन सा अनुच्छेद आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम इसमें बताते चलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड। और पॉलिटी हम लोग धीरे 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 करते करते अब करीब करीब पॉलिटी में 1/3 हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलिटी का। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और देखिए नीति निर्देशक तत्व के बारे में, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में कर वर्णन है। कहाँ वर्णन हम लोग का? 36 से लेकर के 51 के बीच में वर्णन है। राज्य के निषेध तत्वों का वर्णन किया गया है। और ये कौन देश से लिया गया हम लोग का? तो आयरलैंड से। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नीति तत्वों का कौन से देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, नीति तत्वों के संबंध में मुख्यतः 3 बातों का उल्लेख है। कौन कौन सा बात है? देखिए, बात है इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरा शब्द में कहे कि ये वैधानिक अधिकार नहीं है। अगर सरकार आपको इससे छीन लेता है तो जाके सरकार के विरुद्ध आप लड़िएगा नहीं, मन होगा तो सरकार देगा, मन होगा तो ना देगा। ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व है आपका। तत्व देश के शासन में मूल रूप से स्थान रखते हैं। देश के शासन में मूल रूप से स्थान, शासक चाहेगा तो आपको देगा, ना चाहेगा तो ना देगा, लेकिन शासक चाहता है कि वो सब चीज आपको दिया जाए ताकि अच्छा देश हमारा बन के उभरे। आ रहा समझ में? कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग राज्य सरकार अपने कर्तव्य के रूप में प्रयोग करना। कानून बनाते समय इस जितना भी हम लोग का दिया है, अनुच्छेद दिया, इसका प्रयोग करना और इसको देखते हुए कानून को बनाना, ये राज्य सरकार का कर्तव्य है ना। ये अपना देख ले भाई कि निर्देशक तत्व में क्या चीज है, समझे? और उसी के आधार पर क्या है, लोगों को कानून बना कर दे अपना। भारतीय संविधान कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश कहाँ से लिया गया? कल्याणकारी राज्य का हम लोग का नीति निर्देशक तत्व से। बोला है कि कल्याणकारी राज्य का जो संकल्पना है कहाँ वर्णित है? तो नीति निर्देशक तत्व में। कहाँ वर्णन है हम लोग का? नीति निर्देशक तत्व में। आ रहा समझ में आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। किसकी स्थापना करना है? तो आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र की। ठीक है, आर्थिक रूप से सभी लोग बराबर हो और सभी लोग समाज में एक दूसरे से क्या हो? बराबर हो। पैसा रुपये में नहीं कि अमीर और अमीर बन जाए, गरीब और गरीब बन जाए, ऐसा कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हो। यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। अब इसमें कैसे कैसे समाज में समानता लगेगा, कौन कौन अनुच्छेद में क्या वर्णन है कि समाज में लोगों के बीच में समानता लगेगा, समझ में आ रहा? चलिए इसका देखते हैं हम लोग पहला अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 38 जो इसका इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उसको हम यहाँ पर लेंगे। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था, ये ना कि कोई एक समुदाय के लिए नहीं, तो सभी के लिए बनाएगा वो राज्य, जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। 3 प्रकार के न्याय होता है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीनों न्याय के बारे में इसमें बात किया गया है। अनुच्छेद 39 में क्या वर्णन है देखते हैं हम। इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने की बात कहा गया है। बहुत सारे पुस्तकों में अपने करके छोड़ दिया गया है, और लेकिन एग्जाम थोड़ा ना अब कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। आपको बीपीएससी तो बहुत ज्यादा हो गया, आपको बिहार दरोगा और बिहार कांस्टेबल में भी बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको सचिवालय भी आने वाला है तुरंत, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। आपको समझ में आया ना? तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि समान कार्य के लिए समान वेतन, सब जो वर्णन है आपको 39 में है। आर्थिक न्याय के बारे में वर्णन किया गया 39 में, आर्टिकल 39 में। देखते हैं बारे में क्या वर्णन है। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। सब लोग को जीने के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करेंगे, इक्वल है हम लोग, और इक्वल साधन प्राप्त सब लोग अपन काम कर सकते हैं समान रूप से। समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिससे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। इस खंड के अधीन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर सकता है।
उत्पादन के साधन जो है उसको चाहेगा तो सरकार क्या करेगा, उसका राष्ट्रीयकरण कर सकता है। राष्ट्रीयकरण मैंने सबके लिए कर सकता है, उसको बराबर इक्वल कर सकता है उत्पादन के साधनों का। जैसे कोयला फैक्ट्री है, कोयला खादान है, तो अगर राष्ट्रीयकरण सरकारी होता है, क्यों एक आदमी के नहीं होता है, ऊपर सबका अधिकार है, लोग का नौकरी लगता है, लोगों को कोयला मिलेगा वहां से। ये कम नाम पर, जो कि प्राइवेट होगा तो कोयला काफी महंगा हो जाएगा, गवर्नमेंट रहेगा तो लोगों को नौकरी भी मिलेगा बढ़िया से, ठीक है। और बिचौलिया उसमें नहीं रहेगा, डायरेक्ट क्या होगा, जनता को मिलेगा कम दाम पर कोयला, समझे ना। जो कि प्राइवेट कंपनियां क्या चाहती है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहती है। अनुच्छेद 39 के गौ में आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधन के लिए, हित के लिए केंद्रीकरण ना हो। कह रहा है कि अनुच्छेद 39 के गौ में कि जो धन हो, है ना, धन हो किसी एक आदमी के हाथ में ना जाए, सबके लिए बराबर, माने यानी धन का समान वितरण के बारे में बात कहाँ की है अनुच्छेद 39 में। जानते हो, जैसे जैसे तुम करोड़ों कमाते होगे ना, 10 लाख ऊपर तो टैक्सेशन बढ़ते जाता है, 25%, 28% और 30% तक लोग टैक्स बेयर करते हैं। सोचो कि जो 10 करोड़ रुपए कमा रहा है और 30% का टैक्स, एग्जाम्पल समझो, 28% टैक्स चला गया, 28%, 30% अगर टैक्स चला गया तो 3 करोड़ रुपए अगर चल गया टैक्स में, तो क्या किया उसको, उसका टैक्स लेके विकास में लगाया, या तो बहुत पैसा कमा लिए, समझ में ना। और आम जनता पर टैक्स क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जो 5 लाख से कम कमा रहा है उस पर ना के बराबर टैक्स होता है, या टैक्स तो देता ही नहीं, इनकम टैक्स तो देवे नहीं करेगा वो। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से जो सामान उमान खरीद रहा है उसका टैक्स उस पर लगता है बस, ठीक है। हाँ, कह नहीं देगा। अब कृषि मान लो क्या बड़ा फॉर्म है आपका कृषि से आधारित है, तो कहे नहीं दीजिएगा। अब अमूल कंपनी है, कौन बोला, कहे नहीं, बड़ा अगर तो बड़ा फॉर्म उन टाइप बना के चला रहे हो, देखो किसान बेचारा कितना कमाएगा। हाँ, कम है, कम तो होगा, कुछ ना कुछ तो इनकम पर जरूर लगेगा, इनकम दिखाने पर कम लगेगा, लेकिन लगता तो जरूर होगा। खेती पे जहाँ तक हमको लग रहा है कम लगता होगा, लेकिन लगता होगा, ठीक है। आखिर सोर्स ऑफ तो इनकम है ना आपका, बस। चलिए, पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है घ में। समान कार्य के लिए समान वेतन, इसको आपको टिक मारना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 39 के घ में, है ना, 39 से घ में। और अंग में क्या है, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े कि उनकी आयु और शक्ति का पर अनुकूल प्रभाव पड़े। ऐसा नहीं कि बच्चा है और अगर तुम फैक्ट्री में डाल दो, क्या है कि वो क्या है, कम जगह पर घुस सकता है, छोटा बच्चा को, इससे क्या होगा, उसके आयु पर, हेल्थ पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो क्या है 39 के अंग में, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पढ़ा दिए। अनुच्छेद 39 के च में बालकों को स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य, विकास और अवसर की सुविधाएं दी जाए, समझे ना। बालकों के लिए क्या दिया जाए, बढ़िया वातावरण दिया जाए। ये रहा कि तुम बालकों को फैक्ट्री में नहीं खटा सकते हो, बालकों को कल कारखाना में नहीं खटा सकते हो आप। बालकों तथा अल्पव्यय व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए, इसके बारे में वर्णन है अनुच्छेद खंड 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये भी कोई आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको पढ़ लेना है, लेकिन ये काफी इम्पोर्टेंट है। समान कार्य की समान वेतन अनुच्छेद 39 के घ में लिया गया। घर बनाएंगे, मर्द मेहरारू बराबर कमाएगा और घर बनाएगा, याद रखिएगा ठीक है, मर्द मेहरारू बराबर कमाएगा और घर बनाएगा, घर। अब अनुच्छेद 40 समझिए, अब यहाँ से ग्राम पंचायतों का वर्णन कहाँ पर किया गया है, ग्राम पंचायतों का वर्णन क्या अनुच्छेद 40 में, ये VBI है आपका, VBI। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा को लोकहित पाने का अधिकार 41, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बारे में जान लीजिए। 15 अगस्त 1945 को प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक 1995 ग्रेट सॉरी 15 अगस्त 1995 को आया, ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। जो अलग अलग जो मिलता है ना, इंदिरा गांधी आवास योजना,
है ना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ये सब तो कौन कौन थ्रू आता है? तो अनुच्छेद 41 के थ्रू आता है। ठीक है, कि अगर आप गरीब हैं, अगर आप गरीब हैं, अगर आप पिछड़े हुए हैं, आप गरीब हैं, तो आपकी सहायता कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। और ये सभी स्कीम वहाँ पर अन्नपूर्णा योजना, ये सब स्कीम चलाता है सरकार। तो ये सब स्कीम जो है किस अनुच्छेद के थ्रू चल रहा है? तो अनुच्छेद 41 के थ्रू चल रहा है। आ रहा समझ में? तो जिसको ये वाला नहीं दिखेगा ना, वो जाके टेलीग्राम का लिंक दे देंगे हम, तो वहां पर जाके इसको अपलोड कर लीजिएगा और वहां पर साफ साफ आपको दिख जाएगा। ये थोड़ा सा छोटा बन गया हमसे। अनुच्छेद 42, काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता कुबन। देखो, काम तुमको कैसा मिलना चाहिए? न्याय संगत काम मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमको कंपनी लेता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए और तुमको काम करवाता है चपरासी का, तो तुम्हारा अनुच्छेद 42 का हनन हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार तुमको इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती करे और काम करवा रहा है तुमको कुछ गलत और भी अलग तरीके से, जो कि इंस्पेक्टर काम नहीं है। ठीक है, तो क्या है, तुम बोले कि अनुच्छेद 42 का मेरा क्या हो रहा है? हनन हो रहा है ना। और प्रसूति सहायता का, अगर मैं क्या होते हैं, माताओं की जब जन्म देती है, बच्चों के जन्म देने वाली होती है, तो उनको पहले से छुट्टी मिलता है। ये क्या है? प्रसूति सहायता। यार समझ में नहीं था आप लोग को? कर्मचारियों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन मिलता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है काफी इंपॉर्टेंट। आपका 44वां 42वां नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, जो कि मोदी जी लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग कानून नहीं रहेगा, सबके लिए समान कानून रहेगा। देश में सबके लिए समान कानून है? नहीं है। अब तो शायद बनेगा कि ना बनेगा भगवान भी जाने। जैसे भारत के यशस्वी और तेजस्वी लोग हैं, कितना बना था कि सभी के लिए समान कानून बनता। अगर हिंदुओं की लड़कियों को अधिकार है कि पिता के संपत्ति में उनको अधिकार है ना, तो बाकी भी धर्म की लड़कियों को अधिकार होने चाहिए। हिंदुओं में अगर नियम है कि एक आदमी एगो शादी करेगा, तो बाकी धर्म में भी यह नियम होना चाहिए। इससे इक्वलिटी आएगा। हम लोग बस चिल्ला रहे हैं हम दो हमारे दो, और कोई बोल रहा है हम दो हमारे गिन लो। ये तो गलत है ना। समानता का है हमारे देश में, है ना। अलग अलग ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए समान नियम लगाइए। अनुसूचित जनजातियों अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि क्या? अनुच्छेद 46 में जितना भी गरीब है, ST SC है तुम्हारा, उसके शिक्षा की व्यवस्था करेगा कौन? गवर्नमेंट। और उसका आर्थिक स्थिति सुधारने का काम करेगा। देखो, एक खाली तू लड़ नहीं सकता। मान लो कि तुम ST समुदाय या SC समुदाय का है, तो तुम सरकार पर केस नहीं कर सकता है। तो अरे हमारा खातिर स्कूल नहीं खोला सरकार, क्योंकि ये मौलिक अधिकार में नहीं आ रहा है एक तरह से, है ना। इसका वर्णन जो किया गया है आर्थिक हितों का वृद्धि करने के लिए, तो आर्थिक हित का वृद्धि कर सरकार करके फैक्ट्री लगा कर दे तुमको सरकार, या तुमको कुटीर उद्योग बढ़ा कर दे, समझ में आया ना। तो इसका ना भी दे तो तुम इसके लिए बढ़ के लड़ नहीं सकते हो सरकार से, है ना। ऐसा लग रहा है कि शिक्षा का अधिकार हम लोग को मिला है अनुच्छेद 21 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आर्थिक हितों के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, बेसिक शिक्षा का दिया गया वहां पे आपको, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 47 पोषण आहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य क्या करेगा? बढ़िया खाना उपलब्ध करे, है ना। जीवन स्तर लोग का ऊंचा करे, ये काम किसका होगा? राज्य का होगा। ये नीति नियम तत्व में है, मौलिक अधिकार में नहीं है। चाहेगा तो राज्य करेगा, चाहेगा तो राज्य नहीं करेगा। तो इस सरकार बोलता है कि हम देंगे साल में हर एक साल 1 लाख रुपया देंगे, है ना, है ना। सब मेरा रुझान को वोट दे दी, राज्य सरकार बनेगा तो, है ना। तो कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। लोग में अपन वोट बेच देते हैं। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 48 के बारे में क्या वर्णन है? तो कृषि एवं पशुपालन। देखिए, अनुच्छेद 48 से याद करना बहुत आसान है। देखो, 47 में क्या है? पोषण के बारे में बात करेंगे। बंदूक दिखा के क्या करेगा? पोषण करेगा, हमारा खाना चाहिए। 47 में पोषण, ऊंचा जीवन स्तर। देखकर अपनी बंदूक रहेगा वो अमीर आदमी रहेगा, ऊंचा जीवन स्तर दिखाएगा, ट्रिक समझ लो खाली। और 48 में क्या है? 4 और 8 है, 48।
48 में क्या हम लोग का कृषि और पशु पालन। पशुओं में क्या होता है, 4 गो गोड़ होता है, कोई कौ गोड़ होता है पशुओं में, अमूमन 4 गोड़ होता है, गाय में भैंस में। आप कौ जोड़ा रखते हैं, मिनिमम बैल 2 जोड़ा रखना होगा, तो कौ गोड़ वाला हो गया, 8 गो गोड़ हो गया टोटल। 4 गो पैर वाला 2 गो जानवर 2 गो बैल रखोगे, कौन खाती, तो खेती खाती, तो 4 दूनी क्या 8, तो 48 में क्या वर्णन है, कृषि और पशुपालन का वर्णन। आगे समझ में, ये ठीक कैसे याद कीजिएगा आप लोग। क्या 47 क्या 47 इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन इंपॉर्टेंट है, ये था इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और 48 इंपॉर्टेंट है। 48 47 भी आपको लिख लेना, याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये कुछ मिसप्रिंट लिखा गया इसमें। देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन, वन और वन्य जीवों के सुरक्षा का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 48 के क में। और ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। ये वन संरक्षण और वन्य का जो जीव का संरक्षण करने के बारे में, संरक्षण समझ में आ रहा है, बचाना, तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 48 के क में। हवा में क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, यूपी पीसीएस 2000 मेन से क्वेश्चन है 2009 का। ये तो कोई बड़ी बात नहीं कि बिहार दरोगा में क्वेश्चन और बिहार पीसी वाले भी क्वेश्चन ना दे सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसलिए हम इंक्लूड करते हैं कि अलग अलग आयोग का क्वेश्चन हम डालते रहते हैं ताकि आप लोग को समस्या ज्यादा ना हो। अनुच्छेद 49 के तहत प्रत्येक राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक तथा ऐतिहासिक रुचि का स्थान हो जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया, उसे रक्षा करने का प्रयास करेगा। राज्य का अधिकार है कि जितना ऐतिहासिक इमारत है उसका रक्षा करेगा। राज्य का कार्य है, मन करेगा तो नहीं कर सकते हैं। हम लोग का ड्यूटी भी बनता है भाई, तो हम लोग भी क्या करें, ऐतिहासिक इमारतों का रक्षा करे, देख रेख करे, उसे गंदा ना करे। लेकिन हम लोग है कुकुर का पोछ, हम लोग क्या करते हैं, जाकर लिख देते हैं फलवा लब चिलवा, तीर के में दिल में वो तीर के निशान है ना, छेद। तो लोग सुधारना नहीं है। हम देखे थे, गए थे ना शेरशाह का मकबरा को, अद्वितीय है, बहुत सुंदर है, लेकिन लोग ओजोपन चिंगड़ाई करे से बाजे नहीं आते, है ना। तो नहीं करना चाहिए, स्मारकों को गंदा नहीं करना चाहिए आप लोग को। और तो खालिया लोग है ना, क्या करोगे, वही करते रहेगा, ठीक है। अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका के पृथक करने हेतु राज्यों को निर्देश दिया गया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 50, 49 तो समझ में आपको, 50 में 50-50 करेगा, न्यायपालिका अलग कार्यपालिका अलग, 50-50 बांट देगा, 50-50 याद रखिएगा। इसके अनुसार राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिकों को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या होगा आप लोग का, अलग अलग होगा, है ना। कोर्ट एकदम अलग, कोर्ट के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 51 रुपए दे के क्या करेंगे हम लोग, शांति की अपेक्षा करेंगे। 21 में क्या बताए थे, 21 अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21 रुपए चाह बोले कि भगवान जान बचा लो, 51 रुपए दे के क्या करेंगे, भगवान शांति। 51 में देख शांति, देख शांति। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, भारत की विदेश नीति, इसमें कहा है अनुच्छेद 51 में शांति और सुरक्षा, सुरक्षा 51 में संबंधित निदेशक तत्व का के बारे में। देखिए यूपी पीसीएस 2016 का क्वेश्चन से है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति या फिर आपको भारत के विदेश नीति का वर्णन किसमें है, तो अनुच्छेद 51 में है। ऐसा में यह हवा से क्वेश्चन उठाकर हम नहीं दिए हैं आपको कोई भी। इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधोलिखित आदर्शों को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा। क्या क्या कार्य कर सकता है अनुच्छेद 51 के तहत में, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि। सरकार क्या चाहता है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, सब लोग का देश में अच्छा संबंध। मोदी जी क्या करते हैं, बहुत अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। कोनो देश में कुछ होता है ना, अपन सहयोग भेज देते हैं,
भेज देते हैं ना। यहाँ तक कि तुर्की जो कि हम लोग का कट्टर दुश्मन था, हमेशा बुराई करता था, हमेशा धोखा देता था। अब पाकिस्तान के करीबी जब टर्की में प्रॉब्लम आया ना, मोदी जी सबसे आगे, पूरा दुनिया में सबसे पहले अगर कोई देश था तो हम लोग थे, इंडियन। सबसे पहले वहां पर पहुंचे, राहत सामग्री लेकर, पानी लेकर, राहत सामग्री, हर एक चीज पहुंचा दिया, डॉक्टर तक पहुंचा दिया अपना हम लोग वहां पे, मशीन तक पहुंचाए, तुर्की को, टर्की को निकाला जा सके। तुरंत पहुंचे हम लोग, बिना बोले पहुंचे थे। टर्की खुश, देखा आपातकाल में आ गया। और 2 दिन बाद पहुंच रहा है पाकिस्तान, लेकिन टर्की का सबसे करीबी दोस्त है। टर्की क्या करता है, आ रहा है तो कोई ले नहीं जाता है ऊपर, कोई होता है ना, रिसीव करने के लिए जाता है ना, गार्ड ऑफ ऑनर देता है, कोई नहीं लेने जाता है, कोई नहीं पूछता है कुकुर को, जानता है कि यह है ना तो दुख में भी भीखे मांग गया होगा। वो ऐसा आदमी है पाकिस्तान, ऐसा आदमी है कि मर जाएगा वगैरह ना कहे, बड़ा दुख हुआ भाई तुम्हारे घर के मर गया, क्या कहे, जिंदगी में होते रहता है। एक बात सुनना भाई, 100 रुपया दे, जिंदगी मौत तो लगले रहेगा भाई, इतनी 100 रुपया दे, बड़ा दिक्कत है हमारा घर। वो मोनी बाजी भी 100 रुपया मांगे चल जाएगा, वो हमने के देश है पाकिस्तान, समझ में आया। तो राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मान पूर्वक संबंध बनाए रखने का अधिकार है इसमें, ठीक है, बनाए रखने का काम है इसमें। राष्ट्रों के आपसी व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भावना, जो भी है ना, हम लोग है ना कि राष्ट्र के प्रति क्या है कि आपसी सम्मान बनाना होना चाहिए। राष्ट्र के प्रति क्या होना चाहिए, प्रेम बना होना चाहिए। अनुच्छेद कोना में हम लोग का 51 में आया समझ में, अनुच्छेद कहाँ पर हम लोग का ये 51 में वर्णन है कि प्रत्येक देश एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान, जैसे कि हम लोग का क्या, बहुत देशों का हम लोग मदद करते हैं। आयो बड़ी खुशी का बात सुनने में आया कि मोदी जी जा रहे हैं जर्मनी, कल पहुंचे गए G7 में, G7 पर वीडियो बनाएंगे। और यहाँ मोदी जी जीत गए, जर्मनी में हो जाए जॉर्जिया मेलोनी भी जीत गई, क्या जर्मनी, क्या इटली की, ग्रेट सॉरी, इटली की है ना, जॉर्जिया मेलोनी भी। अब भाई गजब की जोड़ी लगता है भाई, मीम्स बनता है, माना भी कर दे वो मीम्स बनता है। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना भी नहीं मत गिरिए ना कि राष्ट्र की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो जाए। हंसी बोलना अलग बात है। हम देखे कि एक आए वहां पर कोई दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष थे, जॉर्जिया मेलोनी उनको प्रणाम करती है, न्यूज में दिखा रहा था, तो कहे कि देखो इस पर संगत का असर पड़ गया। वो लोग पर प्रणाम नहीं करता, वो लोग गले मिलने का वो लोग आदत है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, दूसरे के राष्ट्राध्यक्ष को प्रणाम कर रही है। तो काफी अच्छा है, हम लोग के संस्कृति को लोग अपना रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा खचौड़ा, ये बैठल बैठल लोग जो करते हैं ना, कि किसी को डिफेम कर दो, बदनाम कर दो, ये हाँ तो काम है का। इंस्टाग्राम पर जितना नचनिया है ना सब भरल है, जितना भांड है सब भरल है, भांड सब क्या करेगा, दूसरे के भांड बनाएगा, दूसरे गलत बनाएगा। मोदी जी का जो चपरासी बनने की भी क्वालिटी नहीं रखता है हमारे देश में, मोदी जी को गरिया के चल जाता है। दम है ना तो मोदी के चपरासी के सामने अगर गरिया के दिखाओ तो वो पटक के पहले मारेगा सब। लेकिन ये हमारा दुख, देश का दुर्भाग्य है। लोकतंत्र का इतना भी फायदा मत उठाइए ना कि देश और अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो जाए आपका, समझ में आया ना। जॉर्जिया मेलोनी एक अलग शख्सियत ही है, ये अलग बात है कि हमारा वो रिस्पेक्ट कर रही है। और मोदी जैसा शख्स मिलना इम्पॉसिबल है देश के लिए, मिल गया बड़ी बात है। वो अपने परिवार के लिए नहीं जीता है, ना उसका भाई, ना उसका भतीजा, कोई बड़ा अफसर नहीं है उसका, योगी मोदी का। जितना बाकी नेता है यहाँ पे, सबका फैमिली बड़ा बड़ा अफसर में, बड़ा बड़ा ठेकेदार है, सब है। तो उंगली उठाना किसी को बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के में मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने के प्रोत्साहित करने की कोशिश कर, किसमें कर, अनुच्छेद 51 में। तो मेन पढ़ना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, बस पहला लाइन बस याद कर रहे हैं, बस बाकी आपको याद नहीं पड़ना है। अब चले हम लोग मौलिक अधिकार और नीति तत्व में अंतर हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ मेन टॉपिक्स को उठा लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार न्यायालय में संरक्षण प्राप्त है। अभी हम लोग पढ़े मौलिक अधिकार के बारे में, यह न्यायालय में जा सकता है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट के बारे में। लेकिन नीति तत्व तो न्यायालय का शरण नहीं लिया जा सकता है। कंपेयर पढ़ा रहे आपको, नहीं ले सकते हो समझ। मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है, समझ में आया, जबकि नीति तत्व का प्रवृत्ति क्या है, सकारात्मक है, समझ में आया ना। यह राज्य के अधिकारों को प्रतिबंध लगाते हैं
और ये क्या करते हैं, ये राज्य कुछ करने के लिए आदेश और निर्देश देते कि भाई तुम और जनता के लिए करो, रोजगार को अवसर दो, लोगों को समानता का अवसर दो, आर्थिक न्याय दो, सामाजिक न्याय दो, राजनीतिक न्याय दो। अनुच्छेद किस हम लोग का नीति तत्व में मौलिक मौलिक अधिकार विषय का विषय व्यक्ति है, इसमें किसी व्यक्ति के बारे में बात किया गया। मौलिक अधिकार में सिर्फ एक आदमी के बारे में बात किया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य के बारे में जानते हैं इसका विषय राज्य, माने कि पूरा एक व्यक्ति ना होके पूरा समाज के बारे में बात करेगा, पूरा राज्य के बारे में बात करेगा, सबके उत्थान के बारे में बात कर रहा है। कौन हम लोग का तो नीति तत्व। क्वेश्चन जब स्टेटमेंट हो जाएगा ना तो भाई वाला याद पड़ेगी, भैया बड़ा डिटेल पढ़ाए थे, यही वाला आएगा, स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन आ रहा है, समझना है ना। नकारात्मक सकारात्मक एक व्यक्ति के लिए कि पूरा समाज के लिए, तो थोड़ा सा समझिए, इसको याद कीजिएगा। मौलिक अधिकार का क्षेत्र राज्य में निवास करने वाले नागरिकों तक ही सीमित है, जबकि नीति तत्व जो है वो व्यापक है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी पढ़े ना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय संबंध तक का वर्णन यहाँ पर हम लोग किए थे, नहीं समझ में आ रहा है ना। मौलिक अधिकारों को सीमित या स्थगित किया जा सकता है, बोलता सीमित या स्थगित आपातकाल के रूप में किया जा सकता है, लेकिन इस नीति सिद्धांत को कभी किसी अवस्था में सीमित नहीं किया सकता, कभी किसी अवस्था में सीमित नहीं किया जाएगा। तुम आराम से रहो एकदम, हाँ। कोशिश करेंगे जितना हो सके, सरकार तुमको देने की पूरी कोशिश करेगी, समानता का अधिकार फलान टिकर। मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत और व्यक्तित्व का विकास करने का अधिकार है, जबकि नीति तत्व क्या है, समाज के लिए। बोले ना कि मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के लिए होता है, जबकि नीति सिद्धांत पूरा समाज के लिए होता है। मौलिक अधिकार मुख्यतः विभिन्न स्वतंत्रताओं पर बल देते, बोलते हैं ना कि बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, प्राण एवं देह स्वतंत्रता, अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। बलाश्रम से स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। जबकि नीति तत्व में अगर बात करते हैं, आर्थिक अधिकारों पर बल देता है, सामाजिक और आर्थिक अधिकार पे बल देता है कि लोग को सामाजिक प्रगति हो, आर्थिक प्रगति हो, या स्वतंत्रता की कोई बात नहीं किया गया। मौलिक अधिकारों को सरकार द्वारा अवहेलना किया जा सकता है, चाहे सरकार इसको अवहेलना कर सकता है, तो प्राण एवं देह स्वतंत्रता को चाहेगा तो आपातकाल के समय सरकार छीन सकता है, लेकिन नीति तंत्र को जनमत पर आधारित होने के कारण कोई भी सरकार इसकी अवहेलना नहीं करेगा। समझ में, तो आज हम लोग का मौलिक कर्तव्य, ठीक है, नीति तत्व जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया हम लोग का, और मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार हम लोग पूरा अच्छा से पढ़ लिए। हम लोग दोनों क्लास हम लोग का हो गया, और हम लोग का आगे जो हम लोग का क्लास है हम लोग का, उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे हम लोग का। तो मौलिक अधिकार और नीति तत्व दोनों आपको हम पूरा पढ़ा दिए हैं, और अगला जो क्लास होगा जो तैयार है पूरी तरह से, उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में देखेंगे। काफी छोटा क्लास होगा आपको, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसी तरह बने रहिए, और ये जो पूरा आपको स्लाइड है हम टेलीग्राम में इसको डाल देंगे, जो लोड हो जाएगा ये। धन्यवाद।